नमस्कार, मैं हूँ सुरुचि और आप सबका स्वागत करती हूँ खास बातचीत में। आज मैं हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में और हमारे साथ इस खास मुलाकात में हैं डॉक्टर संजय। डॉक्टर संजय अलंग जी जो हैं वो आईएएस अधिकारी हैं, संभाग आयुक्त हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और सिर्फ यही उनकी पहचान नहीं है, वो बहुत सारी कविताएँ और किताबें भी लिखते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। संजय जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम में। जैसा मैंने पहले ही आपका एक परिचय दिया कि आप एक आईएएस अधिकारी के साथ साथ कविताएं और किताबें भी लिखते हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप आईएएस में कैसे आए? निसंदेह पढ़ाई के द्वारा और कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू आए। और मैं मूलतः एक थोड़ा सा दूरस्थ क्षेत्र है कोरिया ज़िले का बैकुंठपुर, तो वहाँ मैं पला बढ़ा हूँ। वहाँ अच्छे टीचर मिले, अच्छे मित्र मिले, सराउंडिंग अच्छी थी। फिर उसके बाद जब मेरी दिल्ली में पढ़ाई हुई तो चीज़ों को और समझने और जानने का मौका मिला। कुछ अच्छी किताबें मिली, अच्छे लोग मिले और पढ़ाई के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हुई और फिर क्रमशः आगे बढ़ते चले गए। जब आप दिल्ली में थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आपको कभी ख्याल आया कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही पर्टिकुलरली जाना चाहिए, कोई और फील्ड क्यों नहीं? हाँ, ये वाली बात आपने ठीक इंगित की। दिल्ली जाने के बाद जब मैंने देखा कि वहाँ पे लगभग हर कोई एक खास एग्ज़ाम को देने की कोशिश कर रहा है, तो उस एग्ज़ाम को जब मैं समझा वहाँ जाके, तो मुझे लगा कि अगर सुनिश्चित कुछ संख्यात्मक किताबें पढ़ लेने के बाद अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर ना पढ़ना तो आपकी मूर्खता है। तो सो दैट फिर उन किताबों को लिया, उनको एक्सेस किया और पढ़ा, तो हो गया सिलेक्शन धीरे धीरे। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी? मैं भोपाल एकेडमी से शुरू किया, फिर उसके बाद रीवा ज़िले से जी शुरुआत की, मध्य प्रदेश के। आपकी जर्नी एज अ ऑफिसर किस तरह की रही, क्या क्या चैलेंजेस आए, और वो एक पर्टिकुलर कोई चैलेंज जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? जो नौकरी का प्रोसेस है वो लगातार लर्निंग का प्रोसेस है जी। शायद ही कोई क्षण या दिन जाता हो जब आप कुछ ना कुछ नया या सीखने के अनुभव से ना गुजरते हों। रीवा, रतलाम, सिवनी, ग्वालियर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर होते हुए सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ा। चैलेंजेस तो लगातार आते रहे, पर कुछ चैलेंजेस तो ऐसे थे जो कि पहली बार आने के कारण कठिन हुए। जैसे मेरी सर्विस के ही दौरान ग्रामीण लोकल बॉडीज़ के, ग्राम पंचायतों के पहले चुनाव हुए, तो वो उनको प्रारंभिक दौर में कराना एक चुनौती थी। इसी तरह से कोरोना का काल पहली बार आया, तो उस समय श्रमिकों की वापसी वगैरह के लिए चैलेंजेस जो देखे, और कोरोना की जो प्रारंभिक तैयारियां की, महामारी की, वो भी एक तरह का अपना चैलेंज था। पर ऐसे मौके पर कुछ बहुत सकारात्मक चीज़ें भी हुई। लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में ग्वालियर और सिवनी में बहुत मेजर रूप से उभर के सामने आए, और जहाँ पे विभिन्न तनावों के कारण दंगों की स्थिति निर्मित होती है, वो चैलेंज संभालना तो बहुत ही दुरूह और बहुत सूझबूझ के परिचय की वांछना रखता है। इसके अलावा कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं जिन्होंने मानवता के लिए इतिहास बदल दिया। उसमें पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को याद करना तो मैं समझता हूं कि बहुत एक बेहतरीन अनुभव है, जिसमें पूरी मशीनरी ने मानवता के लिए काम किया। तो अनुभवों का जखीरा छोटी छोटी घटनाओं को लेके, चाहे वो विटी हो या चैलेंजिंग हो या डेवलपमेंट को लेके हो। फिर इसी तरह से पॉवर्टी इरेडिकेशन में बहुत काम हुआ, तो लगातार किसी ना किसी क्षेत्र में काम हुआ। फिर PWDs के लिए, निःशक्त जनों के लिए, इन सब के लिए बहुत काम किया। जी। हम
आपका ये शुरुआत हो चुकी थी, आप एकेडमी से आए, आपने फिर उसके बाद बहुत सारे अलग जगह पर रहे, पदस्थ रहे, अलग अलग संभाग आपने देखे। आपकी रुचि लिखने पढ़ने में कैसे आई? एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप 24 घंटे एक ही काम सोचते या करते हो तो सिगमंड फ्रायड तो कभी कभी उसको विकार की तरह देखता है। तो मोनोटोनसनेस को ब्रेक करने के लिए बेहतर होता है कि किसी रचनात्मक चीज की ओर रुझान रखा जाए, नहीं तो लोग गलत नशे की तरफ भी मोनोटोनसनेस को तोड़ने के लिए चले जाते हैं। तो ये बेहतर विकल्प है कि या तो खेलने कूदने जाया जाए या लेखन में जाया जाए, चित्रकला की जाए, तो रचनात्मक या समाज के कार्यों को किया जाए। तो 1-2 घंटे के लिए जब आप किसी रूटीन से ब्रेक लेते हैं तो जब दोबारा उस रूटीन में लौटते हैं तो और रिजुविनेट होके और उत्साहित होके और प्रेरित होके लौटते हैं, एक नया फ्रेश अनुभव होता है। तो रचनात्मक दृष्टि से जब मैं नौकरी के दौरान, मैं छत्तीसगढ़ में ही पला बढ़ा हूँ और जैसे कि मुझे अनुभव ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ मेरे खून में है, आई ब्रीथ छत्तीसगढ़। तो जब मैं दोबारा लौट के आया छत्तीसगढ़, जब नए राज्य का गठन हुआ तो स्लाइटली डिफरेंट लगा छत्तीसगढ़। जैसा कि मैं 15 साल पहले छोड़ के गया था, तो मुझे लगा कि अब छत्तीसगढ़ में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं और हुए भी, सकारात्मक भी नकारात्मक भी दोनों दृष्टि से हुए। तो उन अनुभवों से जब मैं गुजरा तो मुझे लगा कि यार छत्तीसगढ़ पे कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना चाहिए कि कैसे इसका इतिहास बना, कैसे सामाजिक परिस्थितियां बनी, कैसे हस्तशिल्प विकसित हुआ, या कौन से लोग पहले आए और फिर किस तरह से उन्होंने सामाजिक भूमियों में या व्यापारिक गतिविधियों में या आर्थिक गतिविधियों में योग दिया, कैसे कृषि व्यवस्था डेवलप हुई और क्या प्रशासनिक व्यवस्था बनी। तो इस अनुक्रम में मैंने शोध की तरफ ध्यान देना शुरू किया। तो नेशनल आर्काइव्स, नागपुर आर्काइव्स और विभिन्न ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकलवा के देखने शुरू किए। तो धीरे धीरे वो अच्छी संख्या में कलेक्ट होने लग गए और शोध में रुचि होने के कारण फिर मैं छत्तीसगढ़ पे अब तो 10 से अधिक किताब लिख लिया, जिसमें प्रसिद्धतम एक किताब है छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति। तो वो 2016 में भारत शासन के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न डिसिप्लिन्स में हुए शोध में वो सर्वश्रेष्ठ करार दी गई और 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। तो थोड़ा और रुचि बढ़ी। फिर छत्तीसगढ़ की रियासतें और जमींदारियां, छत्तीसगढ़ पे और भी कई चीज़ें बनती चली गईं। और वो क्योंकि शोध रिसर्च बेस हैं तो थोड़ा सतह से थोड़ा उठ के किताबें हैं। तो भविष्य की रिसर्च की एक अच्छी नींव तैयार हुई। और जब चीज़ें पढ़ो तो निसंदेह अन्य विचार भी आते हैं। तो अन्य विचार आ रहे थे तो उनमें कविता की पुस्तकें भी आईं। तो अभी तक मेरी शोध की कोई 10 पुस्तकें और कविता की 3 पुस्तकें आ गई हैं। कविता पुस्तकें हैं शब, पगडंडी छिप गई थी। पगडंडी छिप गई तो छत्तीसगढ़ पर केंद्रित पुस्तक ही है जी। और एक अभी हाल में आई है, नदी उसी तरह सुंदर थी जिस तरह बाग, यह राज्य कमल से आई है जी। कोई कविता आप पढ़कर सुनाना चाहें हमें किसी एक किताब से? कविता का शीर्षक है बांस और यह कविता पगडंडी छिप गई थी संकलन से ली गई है। नदी किनारे, नदी किनारे, जंगल में, पगडंडियों के किनारे, बाड़ी में, सभी जगह मिल जाता था बांस, सभी जगह मिल जाता था बांस। यह था जीवन में सभी जगह, जीवन के साथ चलता हुआ, बनती उससे ही सब चीजें, होता जिनसे जीवन का हर रस, और हर रस के साथ होता बांस, हर रस के साथ होता बांस। छप्पर, दीवार, पुलिया, झांपी, डंडा से लेकर सभी कुछ तो था बांस के साथ, सभी कुछ तो था बांस के साथ। गेड़ी, बंसी, बांसुरी, लबदा, पिचकारी, सिंखर, अलगनी, ककई, जिगड़ी, टिगड़ा, खटिया, छानी, गरना, खरौंदा, खोंदरा, चंगेला, टोकनी। टोकनी भी देखिए कितने प्रकार की, टोकनी भी कितने प्रकार की। डलिया, दौरी, तरुना, पर्रा, पथिया, बिजमोनी, फुलडलिया, बनैत, मोरा, सेमा, मोनी, पिटारी,
पनौटा। संजय जी, आपकी 3 कविताओं की किताब है, उसमें से कोई एक कविता आप पढ़कर हमें सुनाना चाहें? हाँ जरूर। एक संग्रह है जो पगडंडी छिप गई थी, छत्तीसगढ़ पर एकाग्र कविता संग्रह है जी। उसकी एक कविता है, शीर्षक है महुआ बीनती लड़की। महुआ बीनती लड़की। जंगल में पसरी थी नीरवता, जंगल में पसरी थी नीरवता, इस नीरवता में टपकता जब महुआ रस से भरा। ककई से बाल संवारती लड़की, ककई से बाल संवारती लड़की, कुलाचे भर पहुंच जाती उस तक, झट से बीन कर रख लेती टोकरी में, झट से बीन कर रख लेती टोकरी में। ताजे उगे सूरज की रोशनी में, ताजे उगे सूरज की रोशनी में, दमक उठती कान में पड़ी लुढ़की, दमक उठती कान में पड़ी लुढ़की। महुआ बयार में फिर झूम पड़ता अपने ही रस की मादकता में। आकाश में थी खुशबू जंगल की ही, लड़की उस आकाश में चलने में सक्षम थी, लड़की उस आकाश में चलने को सक्षम थी। नहीं दिखता था भय कहीं, नहीं दिखता था भय कहीं, नहीं था कोई जंगली जंगल में भी, नहीं था कोई जंगली जंगल में भी जो डाले खलल किसी भी प्रकार का। गर्म होता सूरज भी, गर्म होता सूरज भी नहीं फैला पा रहा था नफरत। तब बाहर से आते, तब बाहर से आते गहरे रंग के कपड़े दोस्ती का हाथ बढ़ा, नए कपड़े पहना रहे थे जंगल को, नए कपड़े पहना रहे थे जंगल को। इन नए कपड़ों से जंगल तप रहा था, जंगल के सीने पर बूट और संगीन थे, जंगल की नोक से फुल्ली को खींच देने से खून बह रहा था। अब लड़की जंगल में महुआ बीनने जानने से कतरा रही है। नए कपड़ों से आ रही खून और बारूद की गंध से महुआ की गंध खो गई है, महुआ की गंध खो गई है। महुआ अभी भी रस से भरा इंतजार में है लड़की द्वारा बीने जाने के। बांस भी महुआ के कान में रहा है फुसफुसा कि नहीं बन रही अब कोई ककई, नहीं संवार रहा कोई बाल। जंगल की नीरवता में महुआ टपकने की टप टप, जंगल की नीरवता में महुआ टपकने की टप टप धीमी पड़ गई है। सूखे पत्तों पर पड़ती बूटों की कदम ताल जंगल को गुंजा रही है, सूखे पत्तों पर पड़ती बूटों की कदम ताल जंगल को गुंजा रही है। लड़की गुमसुम बैठी, लड़की गुमसुम बैठी, रह रह कर चौंक रही है, रह रह कर चौंक रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। आप जब कविताएं लिखते हैं तो क्या सोचते हैं, किस तरह की इंस्पिरेशन रहती है कविताओं के? मेरे शोध और कविताओं दोनों के लिए जो इंस्पिरेशन है वो जनता है, सोशियो, इसीलिए मेरी हिस्ट्री जनता का इतिहास है। मैं एक उसके साथ एक कविता लिखा था, उसके माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। तो इसीलिए वो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री ही है और मेरे लिए हमेशा जनता ही मुख्य इंस्पिरेशन रही है। इतिहास बोध, इतिहास बोध, मेरे इतिहास में सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं, मेरे इतिहास में सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं। इस इतिहास में युद्ध, धर्म, नफरत, गोली नहीं है। इस इतिहास में युद्ध, धर्म, नफरत, गोली नहीं है। हाँ, इसमें मर्सिडीज, तनिष्क और कैवियारा भी नहीं है। हाँ, इसमें मर्सिडीज, तनिष्क और कैवियारा भी नहीं है। पर वह अकेले राजा का इतिहास भी नहीं है। वह राजा जिसका इतिहास सब लिख रहे हैं, वह राजा जिसका इतिहास सब लिख रहे हैं, उसके इतिहास में ना मैं हूं न तुम, उसके इतिहास में ना मैं हूं न तुम, बन और बिगड़ हम रहे हैं और नाम बार बार राजा का आ रहा है। बन और बिगड़ हम ही रहे हैं और नाम बार बार राजा का आ रहा है। इसमें ना तो पगडंडी है, ना बेर, ना जंगल, ना पानी, ना औरतें, अवधि, वर्ष, काल, तलवार, युद्ध, सत्ता, इमारतें और ना जाने क्या क्या तो भरा पड़ा है। न संवाद, न खेल, न तान, न मादर, न कर्मा, न बेटी। इतिहास में निर्मम अंक ही अंक और आंकड़े ही आंकड़े भरे हैं, और आंकड़े ही आंकड़े भरे हैं। साल, हत्या, युद्ध, विजय गिनी जा रही है।
कहीं कहीं तो कब्रें भी चमड़ी छिले तन और मन के साथ। तो मेरे इतिहास बोध में और कविता में जनता ही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, आम जन। जी। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? मेरे माता पिता टीचर थे और वे ही मेरे आदर्श थे। जी। दोनों प्रिंसिपल थे। मेरे फादर जिला शिक्षा अधिकारी रिटायर हुए। जी। तो मेरे लिए तो सबसे फैसिनेटिंग वे ही लोग थे। जी। और मैं आदर्श पुरुष के रूप में और आदर्श महिला के रूप में उन दोनों को देखता था। जी। और यही प्रोफेशन मेरे को बहुत फैसिनेट करता था। तो या तो मैं अच्छा एक ड्रामा आर्टिस्ट भी था, तो या तो मैं कला के क्षेत्र में होता या शिक्षक होता। आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए बच्चे ऑफिसर्स बन के आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या पॉइंट्स देना चाहेंगे? नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, ये तो बेसिक लाइन है। और नए बच्चों से आपका मुख्य संदर्भ अगर एग्ज़ाम देने वाले बच्चों से है तो आप उसमें पाएंगे कि अधिकतम लोग निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्गीय परिवारों से ही आते हैं। और जो हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा बन गया है उसमें वर्तमान स्थितियों में विकल्प नहीं है। एग्ज़ाम दे के किसी कैरियर को क्रैक करना ही विकल्प के रूप में, एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आता है। तो इस नज़रिए से देखेंगे तो वह आवश्यकता भी है, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए मेहनत की आवश्यकता होगी, और डूब के पढ़ना पड़ेगा और ख़ुद समझना पड़ेगा, और ख़ुद समझने के लिए पढ़ने की उस कला को विकसित करना पड़ेगा जिसमें आप बिटवीन द लाइन, ओवर द लाइन, अंडर द लाइन या बियॉन्ड द लाइन समझ सकें, और उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना पड़ेगा। तो अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण साधन है किसी को करने के लिए। तो हार्ड वर्क और अभिव्यक्ति, यही दो चीज़ों का संदेश है। महिलाएं अभी हर फील्ड में आगे आ रही हैं, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां महिलाएं आगे बढ़कर काम नहीं कर रही हैं। आप क्या मैसेज नई पीढ़ी की लड़कियों को और जो नए वर्क कल्चर के साथ जो लड़कियां अब काम कर रही हैं उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे? मेरे नज़रिए से अगर आप देखें तो मेरा ये मानना है कि महिलाएं कभी भी पीछे नहीं थीं, वो आगे आ नहीं रही हैं, आगे थीं। साप्रयास उनको पीछे रखने की कोशिश हुई है, और सिमोन दो बोवर ने उसको बहुत अंडरलाइन भी किया कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। तो बनाने की प्रक्रिया से अब वो छूटने की ओर अग्रसर हो गई है, और इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। और स्वागत इस दृष्टि से भी किया जाना चाहिए कि ना सिर्फ औरत बल्कि समाज में जो तबका थोड़ा पीछे की लाइन से चलना शुरू करता है, जब तक पूरा समाज एक साथ आगे नहीं बढ़ेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। फिर वो औरतें हों या जो पिछड़े वर्ग के समूह हों, दलित हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, इन सब के लिए हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और औरतों का आगे बढ़ना, तो आगे वे बढ़ी हुई हैं। मेरा तो ये मानना है कि अब बेड़ियों को, जो सॉफ्ट बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, उनको भी अब वो तोड़ रही हैं। तो ये तो शुभ संकेत है और अच्छा संकेत है। जी। जब हम छत्तीसगढ़ का नाम ग्लोबली लेते हैं या किसी और राज्य में बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो लोग सबसे पहले कहते हैं कि वहाँ नक्सलाइट है क्या, या नक्सलिज्म है क्या? क्या आपको लगता है कि क्या हमें करना चाहिए आगे आने वाले समय में, जिससे कि ये जो एक वर्ड अटैच्ड है छत्तीसगढ़ के साथ वो थोड़ा सा चेंज हो? देखिए, जब भी किसी भी नाम या संज्ञा के साथ कोई नकारात्मक चीज़ जुड़ती है तो मानसिक विकास ग्लोबली ऐसा हुआ है कि नकारात्मक चीज की ओर ध्यान जाता है, जबकि सकारात्मक चीजों से छत्तीसगढ़ भरा हुआ है, मतलब लबालब है। हाँ। जब भी आप छत्तीसगढ़, कोई भी आपका मेहमान, मित्र, दोस्त या कोई भी परिचित आता है घूमने, तो जब आप उसको कोई प्रतीक छत्तीसगढ़ की यादगार के रूप में देना चाहते हैं तो आप कोई नकारात्मक चीज़ नहीं देते। और आप विश्वास मानिए, छत्तीसगढ़ का सबसे सकारात्मक प्रतीक उसका हस्तशिल्प है। जब भी कोई यहाँ से लौट के जाता है तो आप उसको कोई ना कोई हस्तशिल्प देते हैं, कभी कोसा, कभी ढोकरा आर्ट, कभी रॉट आयरन, कभी बांस का हस्तशिल्प।
तो वो तो हमारे मतलब दिनचर्या में सकारात्मकता कूट कूट के भरी है और वो संप्रेषित भी होती है। छत्तीसगढ़ अपने आप में सकारात्मकता का केंद्र है और अगर वो प्रस्फुटित और प्रफुल्लित होकर आगे बढ़ रही है तो हमें उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। जी, आपने वक्त दिया, हमसे बातचीत करी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और कविताएं और किताबें लिखें और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आप सबका धन्यवाद। हमने अभी बात करी डॉक्टर आलम के साथ, आपने उनकी बहुत सुंदर कविताएं सुनी। हम हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।